चैप्टर 36। अव्यांशी ने मारा अंकेश को थप्पड़ और अनीता जी को अव्यांशी को थप्पड़ मारना। अव्यांशी का रूम। अपने कमरे में आने के बाद जल्दी से वह बाथरूम में गई और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और बोली, नोबेल में तो अंकित सिसोदिया का एंट्री आज से 2 साल बाद हुआ था, लेकिन अब तो वह इतनी जल्दी ही मेरी लाइफ में एंट्री मार चुका है। और फिर अपने सर को पकड़ के बोलती है, यह क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। और उस पर से इस जिंदगी में नोबेल जैसा तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है कि नोबेल चेंज हो रहा है क्योंकि मैं बदल रही हूँ। और फिर बाथटब पहन बाथरूम से निकल जाती है। कमरे में आने के बाद वह जल्दी से अपने कपड़े को वह चेंज करती है और फिर कहती है, रुद्र मेरे सामने आओ। तो रुद्र जल्दी से प्रकट होता है और बोलता है, मालकिन आपने कितने वक्त से मुझे याद नहीं किया, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो अव्यांशी बोली, रुद्र अभी मजाक का वक्त नहीं है। तो रुद्र बोला, क्या हुआ मालकिन? तो अव्यांशी बोली, मैंने कहा था न पैसों का इंतजाम करने के लिए, वह हुआ या नहीं? तो रुद्र बोला, हो गया मालकिन, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने सारे ज्वेलरी को ऑनलाइन डालना होगा। तो अव्यांशी बोली, इससे क्या होगा? तो रुद्र बोला, जब आप अपने ज्वेलरी को ऑनलाइन डालेगी तो कोई बायर जरूर आपके ज्वेलरी को खरीद लेगा। तो अव्यांशी बोली, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं इसका इंतजार करूं कि कोई मेरे ज्वेलरी को खरीदे। तो रुद्र बोला, मालकिन आप गुस्सा मत करिए, मैं दूसरा कोई इंतजाम करता हूं। तो अव्यांशी बोली, इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ और आराम करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। और फिर जल्दी से अव्यांशी का लैपटॉप को निकालती है, जिसे पुरानी वाली अभियांशी ने कभी यूज नहीं किया था, और जाकर बेड पर बैठ जाती है। और फिर जल्दी से लैपटॉप ऑन करके उसमें पासवर्ड डालती है, जिसका पासवर्ड रुद्राक्ष था। उसने नोबेल में पढ़ा था। और फिर किसी साइट पर जाकर जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगती है। उसकी टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, वह ऐसे टाइप कर रही थी जिसे बड़े बड़े प्रोफेशनल भी वैसे टाइप नहीं कर सकते थे। इधर नीचे अभी भी आरती जी और अभिषेक जी गुस्से में दादा और दादी को देख रहे थे। तभी अंकेश बोला, आंटी आप चिंता मत कीजिए, उसे शायद स्ट्रेस होगा, आखिर आज वो एग्जाम देकर आई थी ना। तभी डोर बेल बजता है। तो सोनम जल्दी से जाकर डोर ओपन करती है तो सामने रुद्राक्ष और उसके पीछे अमन और अक्षत खड़े थे। वही रुद्राक्ष को देखकर तो सनम एक पल के लिए उसी में खो गई। तभी आरती की बोली, कौन आया है इस वक्त? तो सोनल साइड हो गई। तभी आरती जी को रुद्राक्ष दिखा। तब तक रुद्राक्ष अंदर आ चुका था और जाकर दादा दादी के पैर छूकर बोला, कैसे हैं आप लोग? तो दादा दादी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हम लोग अच्छे हैं। और इतने वक्त क्यों लगा दिया आपने आने में? तभी रुद्राक्ष का नजर अंकेश पर जाता है, जिससे उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और आंखों में नफरत दिखने लगता है। तभी अंकेश मुस्कुराता हुआ रुद्राक्ष के पास आया और बोला, कैसे हो छोटे? लगता है तुम भूल गए मुझे। तभी रुद्राक्ष अपने कोल्ड वॉइस में बोला, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता और बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। तभी अभिषेक जी रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ बोले, यह क्या बोल रहे हो रुद्राक्ष बेटा, आखिर आप दोनों भाई ही तो हो। तो रुद्राक्ष गुस्से में अभिषेक जी का हाथ झटक कर बोला, यह मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई सिर्फ एक है जिसका नाम आदित्य खुराना है। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझे? और वही रुद्राक्ष की इतनी गुस्से में आवाज सुनकर अभिषेक जी वही खड़े खड़े कांपने लगे। तभी दादाजी रुद्राक्ष से बोले, बेटा चलो आप भी लंच कर लो। लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। और वही अमन और अक्षत मन ही मन बोल रहे थे, प्लीज गॉड यहाँ पर कुछ कृपया हो जाए और रुद्राक्ष सर का गुस्सा उतर जाए, नहीं तो यहाँ पर आज बहुत बड़ा तमाशा होगा। तभी रुद्राक्ष का नजर सीढ़ियों से आई हुई अव्यांशी पर पड़ा, जिससे उसकी आंखें उसी पर ठहर गई।
वही अभियंशी जल्दी से जाकर चेयर पर बैठते हुए बोली, दादा दादी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से मेरे प्लेट में कोई खाना डालो, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगी। और वही उसकी ऐसी बात सुनकर अमन वहीं पर जोर जोर से हंसने लगा। तब जाकर अव्यांशी का नजर उन तीनों लोगों पर जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी दादाजी फिर से बोले, रुद्राक्ष बेटा चलो तुम भी बैठो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो रुद्राक्ष भी अव्यांशी के बगल वाला चेयर पर बैठ जाता है। वहीं अमन और अक्षत रुद्राक्ष और अव्यांशी के बगल वाले चेयर पर बैठ जाते हैं। वहीं अव्यांशी अपने खाने में मग्न थी, लेकिन रुद्राक्ष अपनी पैनी नजरों से अव्यांशी को बार बार देखे जा रहा था और उसकी यह हरकत अमन और अक्षत ने भी नोटिस कर लिया था। तभी अव्यांशी रुद्राक्ष की तरफ मुड़ी और हल्के से आवाज में बोली, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो कब से मुझे घूरे जा रहे हो? तो रुद्राक्ष अपनी नजर को फेरते हुए अपना लंच करने लगा और वही अंकेश जो कि कब से उन दोनों पर ही नजर बनाए हुए था और उसने रुद्राक्ष के फेस पर स्माइल देख ली थी, इसलिए वह जोर से बोला, आंटी अंकल कल मेरे दोस्त मेरे घर पर आएंगे मुझसे मिलने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि अव्यांशी भी मेरे साथ चले। और ये शब्द सुनकर रुद्राक्ष जो कि खाना खा रहा था उसके हाथ रुक गए। तभी अनीता जी बोली, क्यों नहीं बेटा, आखिर वह तुम्हारी होने वाली वाइफ है तो उसका भी तो फर्ज बनता है कि वह तुम्हारे फ्रेंड से मिले। वही वाइफ शब्द सुनकर रुद्राक्ष का गुस्सा आने लगा। अभी वह कुछ बोलता उससे पहले ही अव्यांशी पीछे मुड़ी और देखी कि अनीता जी, अंकेश और अभिषेक जी सोफे पर बैठे हुए थे। तो वह बड़े ही मासूमियत से बोली, आप यह क्या बोल रही है मिसेज राठौर कि सिसोदिया अंकल मेरे होने वाले हस्बैंड है? तो अभिषेक जी गुस्से में बोले, माइंड योर लैंग्वेज अव्यांशी, अंकेश तुम्हारा होने वाला पति है और तुम उसे किस तरह से बातें कर रही हो? तभी अंकेश अव्यांशी के पास आकर उसके एक हाथ को पकड़कर बोला, ये क्या बोल रही हो जान, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। तो अव्यांशी चिल्लाते हुए बोली, पहले मेरे हाथ को छोड़ो, नहीं तो। तभी अंकेश बोला, नहीं तो क्या कर लोगी? तो अव्यांशी अपने प्लेट से एक कांटे वाले चम्मच को निकाल और जोर से अपने दूसरे हाथ से अंकेश के हाथ पर मार दी, जिससे अंकेश जोर से कराहते हुए उसके हाथ को छोड़ देता है। तभी अनीता जी, जिनको यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वह आई और अभियंशी के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, तुमने हिम्मत कैसे की अंकेश बेटा को मारने की? और यह शादी तो बचपन में ही फिक्स हो चुकी थी, तो तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। तभी अव्यांशी गुस्से में अंकेश को एक थप्पड़ मारते हुए बोली, यह शादी कब फिक्स हुई और कब नहीं यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं यह शादी नहीं करूंगी और देखती हूँ किसके अंदर इतना हिम्मत है कि वह मुझसे ये शादी करवा दे। और उसके इस एक्शन से सारे लोग बस आंखें फाड़ उसी को देखे जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार अंकेश को पीटते जा रही थी। तभी अभिषेक जी गुस्से में बोले, बस एक बार आदित्य को आ जाने दो, वही तुम्हें सही रास्ते पर लाएगा और तुम्हारी शादी अंकेश से करवाएगा। तभी पीछे से एक कड़क आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? तो सब डोर की तरफ देखते हैं, जहां पर आदित्य खुराना बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। तो अभिषेक जी जल्दी से आदित्य के पास जाते हुए बोले, अच्छा हुआ बेटा आप गए। तभी अव्यांशी रोते हुए जाकर आदित्य के गले लग जाती है और बोलती है, मुझे इस गड्ढे से शादी नहीं करना, और फिर अपने उंगलियों से अंकेश की तरफ इशारा करती है। यह एक नंबर का बैल बुद्धि बुढ़ा लड़का है और उस पर से हैंडसम भी नहीं है। और वही बाकी सब तो शौक में खड़े थे, क्योंकि जो लड़की अभी गुस्से में ज्वालामुखी बनी हुई थी, लेकिन आदित्य के आते ही एकदम ठंडा पानी बन गई। तभी आदित्य अव्यांशी को गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ डॉल? लेकिन अव्यांशी अब कुछ नहीं बोल रही थी। तभी अभिषेक जी अपने शौक से निकलते हुए बोले, आप ही इसे समझाइए कि इसे अंकेश से शादी कर लेना चाहिए। तो आदित्य अव्यांशी की तरफ देखता है, जिससे अव्यांशी बड़े ही प्यार से बोली, मुझे भूख लगी है।
तो आदित्य अव्यांशी को गोद में लेते हुए ही डाइनिंग टेबल पर जाकर चेयर पर बैठ गया और फिर अपने हाथों से अव्यांशी को खाना खिलाने लगा। वहीं अभिषेक जी अपने बातों को इग्नोर होता देख गुस्से में आदित्य के पास जाते हैं। तभी आदित्य अपने रौबदार आवाज में बोलता है, वहीं रुक जाइए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, और फिर अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है। वहीं आदित्य को इस तरह बात करते देख अभिषेक जी को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। तभी आदित्य बड़े ही प्यार से अव्यांशी से पूछा, क्या हुआ डॉल? तो अव्यांशी बोली, यह लोग मेरी शादी इस गंदे अंकल से करवाना चाहते हैं, और फिर अंकेश की तरफ इशारा करती है। तभी अंकेश आदित्य के पास आते हुए बोला, नहीं बड़े भाई, यह लड़की झूठ बोल रही है। पहले तो इसने मेरे हाथों में एक कांटेदार चाकू घोंपा, उस पर से मुझे थप्पड़ भी मारा और फिर मुझे गंदा भी बोल रही है। तो अव्यांशी बोली, तो तुम गंदा नहीं हो, तुम बिल्कुल प्योर हो। और वही अव्यांशी की यह बात सुनते ही अंकेश को झटका लगा। तभी अव्यांशी चुप होकर आदित्य के हाथ से खाना खाने लगी और वो खाते खाते ही आदित्य के गोद में ही सो गई, क्योंकि आदित्य अपने एक हाथ से अव्यांशी के सिर को सहला रहा था। चैप्टर 37 ड्रग्स का असर। तो आदित्य अव्यांशी को नैपकिन से मुंह पोंछ देता है, फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तभी अंकेश आदित्य से कुछ कहने वाला था कि आदित्य ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तो डर के मारे अंकेश भी चुप हो गया। तो आदित्य अव्यांशी को अपने गोद में उठाए हुए उसके रूप में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, रेस्ट करिए डॉल, और फिर उसके बाद रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद अव्यांशी ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और बेड से उठते ही जाकर पहले गेट को अंदर से लॉक की, उसके बाद अपने विंडो से होते हुए ग्राउंड में चली आई और उसके बाद जल्दी से ग्राउंड से राठौर मेंशन के बाहर आकर रिक्शा में बैठकर रिक्शे वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और वो रिक्शा थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर रुकता है जहां पर कोई इंसान आता जाता नहीं था और अव्यांशी उस रिक्शे से उतरकर रोड के दूसरे साइड पर खड़ी हो गई। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई जो बोल रहा था कि मालकिन, आप सबसे छुपाते हुए राठौर मेंशन से तो निकल गई, लेकिन आप सीसीटीवी कैमरे के बारे में तो भूल ही गई थी कि उस सीसीटीवी कैमरे से कोई भी इंसान आपके बारे में पता लगा सकता है कि आप कब निकली और कहाँ गई। तभी अव्यांशी बोली, बच्चे हो इसलिए तुम्हारा दिमाग बच्चा की तरह चलता है। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं वहां पर कोई प्रूफ छोड़ कर आई होगी? तो रुद्र बोला, क्या मतलब है मालकिन, अपने सारे प्रूफ मिटा दिए हैं? तो अव्यांशी बोली, मैं उस लैपटॉप पर क्या कर रही थी? तभी रुद्र का दिमाग का बत्ती जला और वह एक्साइटेड होते हुए बोला, इसका मतलब मालकिन आपने राठौर मेंशन का सीसीटीवी को हैक कर लिया। तो अव्यांशी बस उसकी बात पर मुस्कुरा दी। राजस्थान। राका अपनी हैवानियत उस औरत पर दिखाने के बाद एक लैब के अंदर चला जाता है। उस लैब के अंदर एक साइंटिस्ट और उसके 5 टीम मेंबर थे। तभी वह साइंटिस्ट जो कि शायद हेड था, वो एक सीसी जिसके अंदर कुछ लिक्विड जैसा था, उस सीसी को राका के हाथ में देते हुए बोला, राका यह रहा आपका ड्रग्स, जिससे आप पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। तो राका हंसते हुए उस सीसी को देखते हुए बोला, इस ड्रग्स को बेचकर अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तभी वह साइंटिस्ट बोला, राका लेकिन पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि यह सही से काम करता है कि नहीं, क्योंकि इस ड्रग्स में ऐसा केमिकल मिलाया गया है जो कि नॉर्मल इंसान सह नहीं पाएगा और उसका 1 हफ्ते में मौत हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान इस ड्रग्स को सह लेता है तो उसका बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तभी वहां पर ब्लैकी आ जाता है और बोला, राका आप चिंता मत कीजिए, उसके टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक इंसान है। तो राका मुस्कुराते हुए ब्लैकी को देखता है, जैसे कि वह जानता है कि किस पर टेस्टिंग होने वाला है। और उसके बाद वह दोनों वहां से निकलकर एक रूम के अंदर इंटर हुए।
तभी उन दोनों का ध्यान बेड पर बेहोश हुई औरत पड़ गया, जिसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। तो राका हंसते हुए उस औरत के पास गया और बोला, यह औरत तो बड़ी कमजोर निकली, अभी तक तो इसे होश भी नहीं आया। तो क्यों ना इसी औरत को स्ट्रांग बनाया जाए जिससे यह मुझे बेड पर सेटिस्फाइड कर सके। तो ब्लैकी अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है जिसे वह पहले से ही रखा हुआ था। तो राका जाकर उसके हाथ में सीसी थमा देता है। तो ब्लैकी उस सीसी को लेकर उस केमिकल को इंजेक्शन में डालता है और फिर जाकर उस औरत के हाथ में इंजेक्ट कर देता है। तभी राका बोला, यह ड्रग्स काम तो करेगा ना? तो ब्लैकी बोला, इसके लिए पहले इसे होश में लाना होगा। तभी उन दोनों का ध्यान उस औरत पर जाता है जो कि धीरे धीरे अपने आंखें खोल रही थी। और जैसे ही उसकी आंखें खुली तभी उसका ध्यान उन दोनों लोगों की तरफ जाता है, जिससे वह जल्दी से बेड से उठने की कोशिश की, जिससे एक जोरदार चीख पूरे रूम में गूंजने लगी। तभी ब्लैकी धीरे से राका के कान में बोला, इसे तो दर्द हो रहा है, कहीं यह ड्रग्स किसी काम का तो नहीं। तो राका कुछ सोचते हुए बोला, ए मेरी गुलाम, जल्दी से उठ और चल, जिस काम के लिए तू यहाँ जिंदा है। तो वह औरत जल्दी से बेड से उठी और अपने कपड़े जो कि नीचे बिखरा हुआ था उसे उठाकर पहनने लगी। तभी राका बोला, एक काम करो, इस ब्लैकी को उठाकर एक बार पटक दो। वही राका की यह बात सुनकर ब्लैकी और वह औरत दोनों ही चौंक गए। फिर भी वह औरत धीरे धीरे गई और ब्लैकी को अपने हाथों से उठाने लगी। और मजे की बात यह थी कि वह ब्लैकी को उठा भी ली और फिर जोर से पटक भी दी, जिससे उस पूरे रूम में एक बार जोर से ब्लैकी की चीख की आवाज आई। वही वह औरत हैरानी से अभी भी वहीं पर खड़ी थी। तभी राका बोला, ब्लैकी चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ब्लैकी धीरे से उठा और जैसे तैसे करके राका के पीछे चल दिया। तब उस औरत का ध्यान तब टूटा जब ब्लैकी ने बाहर से गेट को लॉक किया। वही बाहर आने के बाद राका ब्लैकी से बोला, देखा, यह ड्रग्स काम कर गया। वह औरत कैसे तुम्हें उठाकर पटक दी? तो ब्लैकी बोला, इसका मतलब आपने जानबूझकर मुझे पटकवाया ताकि यह क्लियर हो सके कि यह ड्रग्स काम कर रहा है कि नहीं। तो राका ने बस मुस्कुरा दिया। तभी राका फिर से बोला, इस ड्रग्स को बेचने के लिए कोई रेपुटेड कंपनी चाहिए जिसका मार्केट में बड़ा नाम हो। तो ब्लैकी बोला, इसके लिए 2 कंपनियां हैं मेरे नज़र में। तो राका बोला, खुराना और राठौर। तो ब्लैकी बोला, लेकिन आरके कभी ये ड्रग्स अपने कंपनी में नहीं लगा। और बचा है राठौर, वो बुढ़ा वीरेंद्र। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग किस चीज का डीलिंग कर रहे हैं तो वह हमें छोड़ेगा नहीं। क्यों ना हम अपने ही कंपनी से सेल करें। तो राका कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं, और तुम चिंता मत करो, मुझे पता चल गया किस कंपनी को इस ड्रग्स को सेल करना। तो ब्लैकी पूछा, कौन है वह कंपनी? तो राका मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राठौर। वही ब्लैकी कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन कुछ सोच समझ कर चुप हो गया। वही राका मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राठौर मेंशन। हाल में अव्यांशी को उसके रूम में सुलाने के बाद आदित्य नीचे आ गया। तभी अंकेश उसके पास जाते हुए बोला, बड़े भाई, मैं अव्यांशी के बिना जी नहीं पाऊंगा, बचपन से ही मैंने उसे प्यार किया है। तो आदित्य अभिषेक जी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, बोलिए, किस लिए बुलाए थे मुझे? तो अभिषेक जी अपने डर को छुपाते हुए बोले, वो। तभी अनीता जी आई और बोली, मैंने बचपन में तुम्हें एक बार जान से बचाया था। तो तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जिससे भी अव्यांशी का शादी कराऊंगी तुम उसका साथ दोगे। तो अब मैं अंकेश बेटा से अव्यांशी का शादी करवाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे और इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दोगे। और फिर दादा दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तो आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, फाइन, ठीक है। वही आदित्य के यह बात सुनते ही रुद्राक्ष, जो कब से अपने गुस्से को दबाकर सारे तमाशा को देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था,
वह आगे आया और बोला, लेकिन अव्यांशी तो यह शादी करना ही नहीं चाहती, तो तुम क्या कर सकते हैं, और तुम उसके लगते ही क्या हो जो कि उसके शादी को कराओगे। तभी अनीता जी कुछ बोलने ही वाली होती है कि रुद्राक्ष अपने हाथ दिखाकर उन्हें चुप करा देता है, और अनीता जी चुप भी हो जाती है क्योंकि रुद्राक्ष उन्हें अभी राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। तभी रुद्राक्ष आदित्य के हाथ को पकड़ा और अपने साथ बाहर की ओर चल दिया। रुद्राक्ष आदित्य को खींचते खींचते राठौर मेंशन से खुराना मेंशन के अंदर ले आता है, और फिर उसके हाथ को छोड़कर बोला, मुझे स्टडी रूम में मिलो। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम में आदित्य और रुद्राक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी रुद्राक्ष बोला, आपने क्यों अव्यांशी की शादी उस अंकेश से फिक्स करवा दी? क्या आप अंकेश को नहीं जानते कि वह कैसा है? उसे हर दिन एक नई लड़की चाहिए बिस्तर पर जिसे वह अपने नीचे कुचल सके। क्या आप अपनी डॉल को ऐसे किसी के हाथों में दीजिएगा? बोलिए। तो आदित्य रुद्राक्ष से नजरें चुराते हुए बोला, उसकी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी अंकेश से, और मैंने अनीता जी से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी के शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो रुद्राक्ष गुस्से में आदित्य का कॉलर को पकड़कर बोला, यह शादी तो नहीं होगी, मैं भी देखता हूं आप कैसे इस शादी को कराते हैं। और फिर गुस्से में स्टडी रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद आदित्य चेयर पर लीन होकर बैठ गया और कुछ यादों में खो गया। इधर अव्यांशी रोड पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक बाइक पर एक लड़का उसके करीब आता हुआ नजर आया, और थोड़ी ही देर में वह बाइक अव्यांशी के ठीक सामने आकर रुकी, और उस पर से करीब 20 साल का लड़का उतरकर अव्यांशी के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी अभियांशी बोली, लेट्स गो, और फिर वह लड़का और अभियांशी जाकर बाइक पर बैठ जाते हैं। तभी अव्यांशी जो कि पीछे बैठी हुई थी वह उस लड़के से बोली, क्लाइंट कहाँ पर है? तो वह लड़का बोला, वह अभी अपने कंपनी में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अव्यांशी बोली, ठीक है जल्दी चलो। कुछ ही देर में वह बाइक एक 20 मंजिला बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। तो अव्यांशी और वह लड़का जल्दी से बाइक से उतरकर अपना मास्क पहनकर उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेते हैं, और जाकर रिसेप्शनिस्ट से वह लड़का बोला, आई हैव अपॉइंटमेंट टू मीट मिस्टर बजाज। मेरे पास अपॉइंटमेंट है मिस्टर बजाज से मिलने का। तो वह लड़की बोली, सर आपका नाम? तो वह लड़का बोला, हर्ष पटेल। वही यह नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट जल्दी से बोली, सर प्लीज कम विथ मी। और वह रिसेप्शनिस्ट प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए उन दोनों को अपने बॉस यानी कि मिस्टर बजाज के केबिन के सामने लाकर बोली, सर मैम यू कैन गो। और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वो लड़का जो कि कोई और नहीं हर्ष ग्रुप का लीडर हर्ष था, जो कि पुरानी वाली अव्यांशी से हमेशा कहता रहता था कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, लेकिन इसके इस सजेशन को अव्यांशी हमेशा ही बेकार बोलकर नकार देती थी और उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाती थी कि वो अनाथ है। लेकिन फिर भी हर्ष हमेशा ही अव्यांशी को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। इसलिए सिया यानी कि नई अव्यांशी ने उसे अपने साथ मिला लिया। तभी हर्ष बोला, लेट्स कम अव्यांशी। और उसके बाद दोनों मिस्टर बजाज के केबिन के अंदर चले गए। इधर मिस्टर बजाज जो कि बैठकर उन्हीं दोनों का वेट कर रहे थे, उनको आते देख वो खड़े हो गए और बोले, प्लीज कम एंड सीट। आइए बैठकर बातें करते हैं। तो वह दोनों बिना कुछ बोले जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर बजाज बोले, आपका मेल हमने पढ़ा। आपने अपने मेल में कहा था कि आप हमारे सिक्योरिटी सिस्टम जो कि अभी 2 दिन पहले हैक हुआ था उसको ठीक कर देंगे, और जो डाटा हैकर ने चुरा लिया था उसे भी आप रिकवर कर लेंगे। तभी अव्यांशी खड़े होते हुए बोली, हाँ डाटा भी रिकवर हो जाएगा, और जिसके वजह से आपका 1000 रुपए करोड़ का नुकसान हुआ है, सिर्फ 2 दिनों के अंदर वह भी मैनेज हो जाएगा।
तो मिस्टर बाजार हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखे, जो कि करीब 16 या 17 साल की ही लग रही थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल किसी क्वीन की तरह था। तभी अव्यांशी बोली, लेकिन हर चीज का एक कीमत होता है। तो मिस्टर बजाज होश में आते हुए बोले, क्या कीमत चाहिए आपको? तो अव्यांशी बड़े ही एटीट्यूड से बोली, ओनली 100 करोड़। और यह बात सुनते ही मिस्टर बजाज का होश का ठिकाना नहीं रहा। तभी हर्ष खड़े होते हुए बोला, तो ठीक है मिस्टर बजाज, अगर आपको ऑफर ठीक नहीं लगा तो हम चलते हैं। तभी मिस्टर बजाज खड़े होते हुए बोले, ठीक है फाइन, लेकिन पहले आपको डाटा को रिकवर करना होगा, जिससे मेरा नुकसान जो कि 1000 करोड़ का था वह कम हो सके। तो अव्यांशी बोली, वेयर इज योर हैकिंग डिपार्टमेंट? तो मिस्टर बजाज बोले, इधर, और अपने पीछे आने का इशारा किया। तो वो दोनों बिना कुछ बोले मिस्टर बजाज के पीछे पीछे चल दिए। वहीं मिस्टर बजाज थोड़ी देर चलने के बाद एक रूम में एंटर करते हैं, जो कि नॉर्मल रूम से थोड़ा अलग था। वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, सारे लोग उनको देखकर खड़े हो गए। वहां पर कम से कम 10 से 15 लोग थे, जो शायद डाटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अभियांशी और हर्ष उस रूम में एंटर करते हैं। वहीं उन दोनों को देख सारे स्टाफ हैरानी से उन दोनों को देखने लगते हैं, क्योंकि यह एक हैकिंग डिपार्टमेंट था और यहाँ पर किसी को भी आना अलाउ नहीं था। तो यह दोनों स्कूल के बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी अव्यांशी आगे आई और जाकर एक कंप्यूटर के पास खड़ी हो गई, जहाँ पर कम से कम 4-5 लोग एक साथ काम कर रहे थे, और बोली, एक्सक्यूज मी, चैप्टर 38, अव्यांशी इज हैकर। तभी अव्यांशी आगे आई और जाकर एक कंप्यूटर के पास खड़ी हो गई, जहां पर कम से कम 4-5 लोग एक साथ काम कर रहे थे, और बोली, एक्सक्यूज मी। तो वो लोग मिस्टर बजाज की तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो क्या करना है। तो मिस्टर बजाज अपने कड़क आवाज में बोले, साइड हो जाओ और वह जो कह रही है वो करो। तो सारे लोग साइड हो गए। वहीं अव्यांशी जाकर कंप्यूटर के सामने चेयर पर बैठ गई और एकदम फास्ट वे में कुछ टाइप करने लगी। तभी उसका ध्यान एक कोड पर गया, जो बाकी सारे कोड से डिफरेंट था। तो वह समझ गई कि यही है वह इंसान जिसने बजाज कंपनी को हैक किया है। तो वह जल्दी से उस कोड पर एक मैसेज करती है, तुम जो भी हो, यू आर फिनिश्ड, तुम अब खत्म हो चुके हो। और तुरंत ही उस कोड पर क्लिक करती है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारे कोडिंग नंबर आने लगे, जिससे सामने वाला हैकर कंफ्यूज हो गया। और उसी का फायदा उठाकर अव्यांशी ने उस कोड के साइट पर अपना वायरस छोड़ दिया, जिस वजह से जो सारा डाटा उस सामने वाला हैकर के पास गया था वह खत्म हो गया। और फिर तुरंत उठ खड़ी हुई और मिस्टर बजाज की तरफ देखते हुए बोली, अंडरस्कोर दिस इज डन, अब आपका बारी। और फिर बिना कुछ बोले वहां से निकल गई, और उसके पीछे पीछे हर्ष भी चला गया। और थोड़ी ही देर में हर्ष अव्यांशी को राठौर मेंशन के कुछ दूरी में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और वहीं अव्यांशी धीरे से राठौर मेंशन के अंदर घुसती है और देखती है कि हाल में कोई नहीं है, तो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। और धीरे धीरे आज का दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन शाम 6 बजे राठौर मेंशन। सोनल बैठकर अपने कमरे में रेडी हो रही थी, क्योंकि उसे आज अंकेश के दोस्तों से मिलना था, इसलिए वह सुंदर दिखना चाहती थी। इधर अभिषेक जी और अनीता जी का रूम। अभिषेक जी अनीता जी से बोले, अंकेश ने आज अव्यांशी को अपने घर पर बुलाया है अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए, लेकिन वह लड़की पता नहीं किस चीज का उसके अंदर नशा चढ़ गया है कि वह अंकेश से शादी तो दूर की बात है, वह उसके दोस्तों से भी नहीं मिलना चाह रही। तो अनीता जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, वह जरूर मान जाएगी, बस हमें उसे एक बार प्यार से समझाना होगा। आखिर हम उसके माँ बाप हैं, वह हमारी बात कैसे काट सकती है।
तो अभिषेक जी बोले, हाँ तुम सही कर रही हो, चलो यह सब चीज बाद में सोचते हैं। लेकिन सोनम कहाँ है, जरा उसे देखकर तो आओ, आज दिखाई ही नहीं दे रही। तो अनीता जी ने बस सर हिला दिया और सोनल के कमरे की तरफ चल दी। वह जैसे ही सोनल के रूम में गई वो सोनम को देखते ही रह गई, क्योंकि सोनम ने इस वक्त एक ब्लू कलर का गाउन पहना था जिसमें दोनों साइड से कट का निशान था, जो कि उसके दोनों थाई को रिवील कर रहा था, और उस पर से वह गाउन का गला डीप था जिससे उसके चेस्ट दिख रहे थे, जिसके वजह से वह काफी ज्यादा हॉट दिख रही थी। तभी सोनम अनीता जी से पूछती है, मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? तो अनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, लेकिन यह तो बताओ कहाँ जा रही है आप? तो सोनल बोली, मॉम कल जो घर पर तमाशा हुआ था उसके बाद से अंकेश जी शायद हम सब पर गुस्सा हो गए होंगे, इसलिए मैं उनके घर जा रही हूँ और उनको समझा भी दूंगी कि वह हमसे नाराज ना हो और अव्यांशी को भी कल के हरकतों के लिए माफ कर दें। तो अनीता जी कुछ सोचने लगी। तभी सोनम बोली, मॉम अगर आप नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी, और अपने फेस को रोने जैसा बना ली। अनीता जी बोली, नहीं नहीं बेटा आप जाओ। तो सोनल फेस पर स्माइल लाई वहां से निकल गई। खुराना मेंशन राही मियाँ के कमरे में थी और बोल रही थी, और कितना वक्त लगेगा मियाँ? वीर भाई को गुस्सा आ रहा है, जल्दी करो। तो मियाँ जल्दी से अपना लिपस्टिक लगाकर खड़ी हो गई और बोली, चलो जल्दी चलते हैं। उसके बाद वह दोनों नीचे आ जाते हैं, जहां पर वीर और अक्स दोनों ही पार्टी वियर में थे और दोनों बड़े ही हैंडसम लग रहे थे। तभी अक्स पूछा, वह कहाँ रह गई, कब तक आएगी? तभी पीछे से एक प्यारी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। तो सब गेट की ओर देखने लगते हैं, जहां से एक लड़की जो कि ब्लैक कलर के गाउन पहनी थी, जो कि ऑफ शोल्डर थी, उस पर से फेस पर सिर्फ सिंपल मेकअप यानी कि लिपस्टिक और काजल लगाई हुई थी, वो नजर आई। तो सब एक तक उस लड़की को ही निहारने लगे। तभी उस लड़की की प्यारी आवाज सबके कानों में सुनाई दी, कहाँ खो गए तुम लोग, चलो चलते हैं। तो तब जाकर सबका ध्यान टूटता है और सब उस लड़की के साथ साथ वहां से निकल गए। सन स्टार क्लब यह इस देश का सबसे पॉपुलर क्लब में से एक है। यहाँ पर सारे लड़के लड़कियां पार्टी करने के लिए आते हैं। यही इस क्लब के वीआईपी रूम में एक लड़का, जिसका हाथ में एक पेपर था और फेस पे मास्क था, और वह लड़का उस पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था। वही उसके सामने एक 50 साल का आदमी बैठा था। वह बोला, मिस्टर आरके, आई होप कि आपको यह प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तभी अक्षत, जो कि आरके के पीछे था, वह बोला, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन अभी आपका 3 दिन पहले ही सिस्टम हैक हुआ है। अगर फिर से कहीं यह सिस्टम हैक हो गया तो हमारे प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान होगा। तो वह आदमी, जो कोई और नहीं मिस्टर बजाज थे, जो कि खुराना इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे एक नए प्रोजेक्ट पर। वह बोले, डोंट वरी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अब हमारा सिस्टम कभी हैक नहीं होगा। तो अमन, जो कि रुद्राक्ष के लेफ्ट साइड में खड़ा था, वह बोला, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? मिस्टर बजाज कुछ सोचते हुए बोले, हाँ। वही उनकी हाँ सुनकर अमन को याद आने लगा है कैसे बजाज इंडस्ट्रीज कल अपना डाटा रिकवर किया, जिसे बड़े बड़े हैकर ने मना कर दिया था, यह कहकर कि उनसे यह डाटा रिकवर नहीं होगा, जिससे उनके कंपनी का लॉस पूरी तरह खत्म हो गया। यही सब सोचते हुए वह बोला, वैसे मिस्टर बजाज, कल आपकी कंपनी ने अच्छा डाटा रिकवर किया। क्या आप बता सकते हैं वह हैकर कौन है जिसने आपका डाटा को रिकवर किया? वही उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ रहा था, वह घूमकर अमन को देखने लगा, जैसे वह भी जानना चाहता हो कौन था वह हैकर। तभी मिस्टर बजाज को याद आया कि उन्होंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। तभी उसे याद आया कि उसे व्हाइट स्नो नाम के आईडी से मिलाया था, इसलिए वह अमन की तरफ देखते हुए बोले, उसका नाम व्हाइट स्नो था। तभी अक्षत बोला, लेकिन ऐसे हैकर का नाम पहले तो मैंने कभी नहीं सुना। तो मिस्टर बजाज बोले, मैंने भी नहीं सुना, मुझे बस मेल आया था
वह मेरे डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तभी रुद्राक्ष अपने कड़क आवाज में बोला, और बदले में क्या मांगा? तो मिस्टर बाजार हिचकिचाते हुए बोले, 100 करोड़। तभी रुद्राक्ष बोला, ठीक है, डील इज फाइनल। खुराना 60% और बजाज 40%। और उसके बाद रुद्राक्ष उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल आया। हेलो फ्रेंड, कमेंट में जरूर बताएं कि हीरो कौन है, आदित्य, रुद्राक्ष या अंकेश, और दूसरा क्या सोनम एक अच्छी बहन है। चैप्टर 39। मैंने पी नहीं, मुझे पिलाई गई। सिसोदिया विला। इस बीले को ब्लैक कलर के मार्बल से धारी किया गया था और इस विला के गार्डन में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे जो कि हरे और रंग बिरंगे थे। वहीं इस विला के हाल में सोनल, अंकेश और 3 और लड़का बैठा हुआ था। तभी एक लड़का जिसका नाम रोहन था, जो कब से सोनम को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था, वह बोला, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, चलो ना क्लब चलते हैं, वहां पर पार्टी करेंगे, उसके बाद गेम खेला जाएगा। वही उसकी बात सुनकर सोनम भी एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसे भी क्लब जाना पसंद था। तो उसने अंकेश के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, चलो ना बेबी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा वहां पर। तो अंकेश भी कुछ सोचकर बोला, ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद वह पांचों क्लब के लिए निकल गए। इधर वीर और उसका तोली आकर एक क्लब जो कि सन स्टार क्लब हाई था उसके अंदर जाते हैं और जाकर एक टेबल के आसपास लगे चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी वीर बोला, क्या लोगे तुम लोग? तो राही बोली, पब आए हैं तो ड्रिंक ही ना लेंगे। तभी मियाँ बोली, हाँ चलो आज ड्रिंक करते हैं, बड़ा मजा आएगा ड्रिंक करने में। तो फिर वीर जाकर 6-7 वाइन का बोतल लाता है और सब पीने लगे। इधर रुद्राक्ष उस प्राइवेट रूम से निकलने के बाद बालकनी में आता है जहां से उसे फर्स्ट फ्लोर का सारी चीज दिखाई दे रहा था। वहां का शोर सरावा, वहां का डांस, वहां का हर चीज। तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई जिसे देखते ही उसके आंखों में गुस्से के भाव आ गया। तभी अक्षत आकर बोला, सर डील इज फाइनल। तभी अक्षत रुद्राक्ष के गुस्से वाले फेस को देखता है तो वह भी उसे दिशा में देखा है जहां पर रुद्राक्ष देख रहा था। तो उसके मुंह से निकल गया, अव्यांशी राठौर यहाँ पर क्या कर रही है? जी हाँ, रुद्राक्ष जिस लड़की को देख रहा था वो कोई और नहीं अव्यांशी ही थी, जो वीर, अक्समिया और राही के साथ पब आई थी। क्योंकि उसे अंकेश के घर नहीं जाना था तो कोई तो बहाना चाहिए था, इसलिए वो दादा दादी से परमिशन लेकर यहाँ आ गई। तभी रुद्राक्ष का नजर उसके भाई बहनों पर गया तो उसके आंखों में और ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। इधर राही बोली, अरे अव्यांशी तू कितना पिएगी, अब तक 2 बोतल मार चुकी है। तो अव्यांशी बोली, अभी तो बस 2 ही मारा है, अभी 3 और मारना है। तभी वीर बोला, यह एक हार्ड वाइन है जिसके 3-4 पैक मारने से ही नशा चढ़ने लगता है, और यह लड़की तो 2 बोतल मार चुकी है, अब क्या होगा? तभी एंट्री गेट से अंकेश, सोनल और उसके तीनों दोस्त अंदर आए। वही अंकेश का नजर जब अव्यांशी पर पड़ता है तो वह भी एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में गुम हो गया। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, क्या लड़की है एकदम मस्त। तो दूसरे दोस्त ने कहा, हॉट भी तो है यार। तभी तीसरे लड़के ने कहा, एक काम करते हैं, चलो उसी के पास चलते हैं और उसके हॉटनेस का मजे लेते हैं। वही उन सब की बात सुनकर सोनम का फेस पीला पड़ जाता है क्योंकि वह जो इतना तैयार होकर आई थी लेकिन कोई उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। वही वह तीनों लड़के आगे बढ़कर अव्यांशी के टेबल के पास गए और बोले, हेलो हॉटनेस, कैन वी सिट हियर? वही अंकेश थोड़ा दूर से ही यह सब देख रहा था, वह आगे नहीं गया क्योंकि उसे अभी तक अव्यांशी का थप्पड़ मारना और उसे सिसोदिया अंकल कहना याद था। तभी वह अपने आप से बोला, इस लड़की ने मेरे घर पर आने से मना किया और अब यहाँ पर आकर पार्टी कर रही है, इसे तो मैं जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वही अव्यांशी को अब तक थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ चुका था, इसलिए वह अपने लड़खड़ाई आवाज में बोली, नो नो,
तुम तीनों गधे यहाँ पर नहीं बैठ सकते। वही खुद के लिए गधे शब्द सुनकर उन तीनों को तो गुस्सा आया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखे बोले, वाई हौत थी, हम क्यों नहीं बैठ सकते। इधर रुद्राक्ष टेरिस से सबको देख नीचे की तरफ बढ़ गया। इधर अव्यांशी उन तीनों लड़कों को बोली, मैंने बोला ना एक बार कि नहीं बैठ सकते, मतलब नहीं बैठ सकते। तभी रोहन, जिसे अपना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने अव्यांशी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी अव्यांशी की आवाज सबके कानों में गूंजने लगी, जो कि नीचे फ्लोर पर अब तक बैठ चुकी थी, और बोलने लगी, आह, कोई इस बदसूरत इंसान को तो भगाओ। और फिर उन तीनों लड़कों की तरफ इशारा करने लगी और बोली, क्या यहाँ के सारे हैंडसम लड़के मर गए हैं कि यह बदसूरत आदमी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आह आह, मुझे खूबसूरत आदमी चाहिए। वही जब उन तीनों ने अव्यांशी की बात सुनी तो वह एक दूसरे को देखने लगे और वहां से जल्दी में भाग गए। तभी राही, जिसे भी अब तक नशा चढ़ चुका था, वह भी नीचे बैठकर बोली, हाँ, मुझे भी खूबसूरत आदमी चाहिए जिसके साथ मैं किस करूं और अपने साथ पार्टी में ले जाऊं। वही राही की बात सुनकर अव्यांशी भी बोली, हाँ, मुझे भी खूबसूरत आदमी चाहिए जिसे मैं लिप्स टू लिप्स किस करूं। वहीं उसकी यह बात रुद्राक्ष ने सुन ली थी, जो कि अब तक वहां पहुंच चुका था। वहीं अब तक वहां पर अक्षत और अमन भी पहुंच चुके थे और उन दोनों ने भी अव्यांशी की लिप्स टू लिप्स किस वाली बात सुन ली थी। इधर रुद्राक्ष गुस्से में अव्यांशी की तरफ बढ़ा और जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर अव्यांशी के लिप्स को अपने 2 उंगलियों में दबाकर दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने, तुम्हें लिप्स टू लिप्स किस चाहिए, तो रुको मैं देता हूँ। और फिर अपने फेस को अव्यांशी के फेस के पास ले आता है और वह जैसे ही अव्यांशी को होठों को छूता, वैसे ही अव्यांशी उसके फेस पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, आ, मैंने कहा था हैंडसम लड़के को लेकर आओ, लेकिन यहाँ पर तो कोई मास्क मैन आया जो देखने में किसी लंगूर की तरह लग रहा है। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि रुद्राक्ष ने अभी आके का मास्क नहीं पहना था, क्योंकि वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि आके इसी क्लब में है। इसलिए उसने एक बंदर वाला मास्क पहना था, जो कि अक्षत ने जल्दबाजी में इंतजाम किया था, जिससे उसके फेस पूरी तरह से ढके हुए थे। तभी अव्यांशी फिर से बोली, मुझे हैंडसम लड़के लाकर दो, अगर कोई मुझे हैंडसम लड़का लाकर देगा तो मैं उसे पूरे 500 रुपए दूंगी। वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर अमन अक्षत से बोला, यार, ऐसी लड़की पहली बार देखा है जो कि 500 रुपए में हैंडसम लड़के खरीदेगी। तो अक्षत बोला, जरा बॉस के तरफ तो देखो, वह अभी कैसे जलकुकरे बने हुए हैं अव्यांशी के हैंडसम लड़के की डिमांड के वजह से। तभी रुद्राक्ष अपने सर को ऊपर उठाकर घूर कर उन दोनों को देखा, जैसे बोल रहा हो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो वह दोनों जल्दी से चुप हो गए। तभी रुद्राक्ष अव्यांशी की तरफ देखते हुए बोला, जब शराब नहीं पचता तो पीती ही क्यों हो। तभी अव्यांशी कुछ सोचते हुए बोली, मैंने पी नहीं पिलाई गई, मैंने पी नहीं पिलाई गई। और फिर वो वीर और अक्स की तरफ इशारा करते हुए गाना गाने लगी, मैंने पी नहीं पिलाई गई, मैंने पी नहीं पिलाई गई। तभी मियाँ हंसते हुए वीर और अक्स से बोली, अब तो आप दोनों को रुद्राक्ष भाई से भगवान भी नहीं बचा सकते। तभी अक्स रोनी सूरत में बोला, अरे हमने थोड़ी ना उसे कहा था कि शराब पी लो, उसने खुद ही शराब पिया, अब सारा ब्लेम हम पर डाल रही हैं। तभी वीर बोला, अब यह सब बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब सिर्फ पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। इधर रुद्राक्ष अव्यांशी की बात सुनकर सिर पीट लिया। तभी उसे कुछ याद आया, उसने जल्दी में अव्यांशी को उठा लिया। इधर अव्यांशी अपने आप को हवा में फील होते हुए बोली, अरे मैं तो उड़ रही हूँ, थोड़ा और जोर से उड़ाओ। तभी रुद्राक्ष बोला, शट अप। तो अव्यांशी चिल्लाने लगी, मुझे कोई बचाओ, ये बंदर पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा है। और फिर अपने हाथ पैर को ऊपर नीचे करने लगी।
तो रुद्राक्ष जल्दी से उसे लेकर वहां से निकलने लगा ताकि कोई उसे इस हालत में ना देखे। लेकिन तभी अव्यांशी चिल्लाने नहीं, अरे अरे मुझे बचाओ कोई, देखो यह बंदर मुझे किडनैप करके कहीं ले जा रहा है। वही रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर बोला, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले होश में आना होगा। तभी अव्यांशी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, हाँ ममा, कोई मुझे बचाओ इस बंदर से। तभी वहां पर अंकेश पहुंच गया और उसने रुद्राक्ष के हाथों को पकड़कर बोला, तो तू छोटे अब किसी लड़की को किडनैप भी करने लगा। और फिर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए स्माइल कर दिया क्योंकि रुद्राक्ष उसे गुस्से में घूर रहा था। तभी रुद्राक्ष गुस्से में उसके हाथों को अपने हाथों से हटाता है और जोर से उसे नीचे की ओर फेंक देता है और फिर अपने रौबदार आवाज में बोला, तेरी यही जगह है। और वहां से अव्यांशी को लेकर जाने लगा। तभी अव्यांशी हंसते हुए बोली, अच्छा किया तुमने उस गधे को मार कर। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। वही अव्यांशी के इसी हंसी का फायदा उठाकर रुद्राक्ष जल्दी जल्दी कदमों से अपने कार के अंदर बैठकर राठौर मेंशन के लिए निकल गया। इधर क्लब में अव्यांशी के चले जाने के बाद भी राही अभी भी वही नीचे फ्लोर पर बैठी हुई थी। वही अक्स को भी अब तक नशा चढ़ चुका था, इसलिए वीर ने अक्स को पकड़ा हुआ था। वही मियाँ जो कि थोड़ा कम पी थी, इसलिए वो थोड़े होश में थी। तभी वीर बोला, मियाँ तुम राहा को संभाल कर ले चलो। तो मियाँ जाकर राहा को उठाने लगी, लेकिन राहा उठ नहीं रही थी। तभी उसका ध्यान अक्षत और अमन पड़ गया, इसलिए वह उन्हें पुकारते हुए बोली, अक्षत भाई, अमन भाई इधर आइए। वही अक्षत और अमन जो अभी यहाँ पर बखेड़ा हुआ था, उसके सीसीटीवी फोटो को डिलीट करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें मियाँ की आवाज सुनाई दी। तो अमन अक्षत से बोला, एक काम कर, तू जाकर देख वहाँ क्या हो रहा है, मैं जाकर सीसीटीवी फोटो संभालता हूँ। वही अक्षत जब वहां पर पहुंचता है तो मियाँ बोली, भाई प्लीज राहा दी को घर लेकर घर चलो, इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। तो अक्षत भी धीरे से राहा को अपने गोद में उठा लेता है, लेकिन उसके फेस से पसीने छूट रहे थे क्योंकि आज तक वो भी कोई लड़की के करीब नहीं गया था। वह भी रुद्राक्ष की तरह अखंड सिंगल था। लेकिन उसने जैसे तैसे करके राहा को अपने गोद में उठाकर जाकर अपने कार में बैठ गया और खुराना मेंशन के लिए निकल गया। इधर रुद्राक्ष का गाड़ी अब तक राठौर मेंशन पहुंच चुका था और वह जल्दी से ड्राइविंग सीट से उतरकर जाकर पैसेंजर सीट का गेट खोल के अव्यांशी को अपने गोद में उठाकर राठौर मेंशन के अंदर जाने लगा। लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया, लेकिन तभी उसने अव्यांशी के फेस को देखा जो कि अब तक सो चुकी थी, इसलिए वो राठौर मेंशन के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो अनीता जी और अभिषेक जी ही सिर्फ हाल में थे और कोई नहीं था, क्योंकि वह दोनों सोनम का वेट कर रहे थे क्योंकि रात हो चुकी थी। वही जब अभिषेक जी रुद्राक्ष के गोद में अव्यांशी को देखे तो वह अपनी सीट से खड़े हो गए और बोले, बेटा आपने अव्यांशी को क्यों गोद में लिया हुआ है? लेकिन रुद्राक्ष उनको इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से होते हुए अव्यांशी के कमरे में आ गया और जाकर अव्यांशी को बेड पर सुला दिया। उसके बाद उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर रूम से निकलकर नीचे चला आया, जहां पर अनीता जी और अभिषेक जी खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। तो रुद्राक्ष बोला, वो होश में नहीं थी इसलिए मैं उसे ले आया, कल उसे नींबू और पानी दे दीजिएगा, उसके सर में दर्द कम होगा। और फिर बिना देर किए वहां से निकल गया। चैप्टर 40। ये दुनिया विलेनिस का तांडव देखेगी। ऐसे ही धीरे धीरे 7 दिन बीत गया और इस समय में अव्यांशी ने सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान दिया और वह यह भी कोशिश करती कि उसके मॉम डैड के साथ उसके रिश्ते सुधरे। लेकिन रिश्ते सुधरने की जगह और बिगड़ गए, क्योंकि अनीता जी और अभिषेक जी चाहते थे कि अव्यांशी अंकेश से शादी कर ले, लेकिन इसके लिए अव्यांशी तैयार नहीं थी। इधर रुद्राक्ष भी अपने काम में बिजी हो गया था। उसका भी मुलाकात उस दिन के बाद से अव्यांशी से नहीं हुआ था। इधर वीरेंद्र दादाजी को अपनी कंपनी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उन्हें कहीं से भनक मिल गई थी कि ब्लैकी के लोग उन्हीं के कंपनी में ड्रग्स सप्लाई करेंगे।
वही आज अव्यांशी अपने तीसरे पेपर को पूरा करके ड्राइवर के साथ सेंटर से निकल चुकी थी, क्योंकि विहान को दादाजी ने किसी काम से आउट ऑफ सिटी भेजा था। इधर अंकेश का विला। आज फिर से उसके तीनों दोस्त आए हुए थे और सोनम भी वहीं पर थी। तभी रोहन बोला, आज से 1 वीक पहले तो वह गेम नहीं हो पाया था, इसलिए वह गेम हम लोग आज खेलेंगे। तभी वहां पर 3 लड़कियों की एंट्री हुई और वह बोली, क्या मेरे बिना ही गेम खेल लोगे? तो वह तीनों लड़के जाकर एक एक लड़की से गले मिले और बोले, नहीं डार्लिंग, तुम्हारे बिना यह गेम कैसे पॉसिबल है। तभी अंकेश बोला, लेट्स स्टार्ट दी गेम। तो रोहन जाकर जल्दी से 4-5 वाइन का बोतल लाता है और टेबल पर रख देता है, और इस टेबल पर एक खाली बोतल था जिसे रोहन हाथ में पकड़कर बोला, तो गेम खेलने से पहले गेम का रूल्स जान लिया जाए। इस बोतल को हम घुमाएंगे और जिसके पास भी यह बोतल जाएगा उसे ट्रूथ और डेयर में से कोई चूज करना होगा। तो सोनल बोली, यह तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि यह ट्रूथ और डेयर वाला गेम है। तो रोहन हंसते हुए बोला, लेकिन मजे की बात यह है कि यह बोतल जिस 2 इंसान के पास 3 बार सबसे पहले जाएगा, उस 2 इंसान को एक साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा, चाहे वह लड़का लड़की हो, लड़का लड़का हो या फिर लड़की लड़की हो। तो क्या तुम सबको ये रूल्स मंजूर है? तो वह तीनों लड़के और लड़कियां तो जल्दी से हाँ बोल दिए। वही अंकेश सोनल की तरफ देखता है, तो सोनल बोली, ठीक है चलो खेलते हैं, और वैसे भी यह एक गेम है, इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और फिर जाकर सारे लोग उस टेबल के चारों तरफ बैठ गए। इधर अव्यांशी की कार राठौर मेंशन के कुछ दूरी पर ही था। तभी वहां पर कुछ धुआं धुआं जैसा नजर आने लगा, जिसे ड्राइवर को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वह अव्यांशी की तरफ देखकर बोला, मैडम आप यहीं रुकिए, मैं अभी देख कर आता हूँ, और फिर कार से निकल गया। वही कार से जैसे ड्राइवर बाहर निकला वो बेहोश हो गया, और ड्राइवर के कार से निकलने की वजह से कार में भी धुआं घुस गया, जिस कारण अव्यांशी भी बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही 5 से 6 हत्थे कट्टे आदमी आए और अव्यांशी को कार में से निकाल कर लेकर चले गए राजस्थान। ब्लैकी आकर राका से बोला, राका काम हो गया, हमने उस लड़की को उठा लिया, आगे क्या करना है? तो राका बोला, उससे पूछो कि वह ड्रग्स कहाँ पर है, वही जानती होगी। तो ब्लैकी नासमझी मैं बोला, लेकिन राका यह लड़की उस ड्रग्स के बारे में कैसे जानती होगी, उसे तो उसने अभी इतना ही बोला था। तभी राका बोला, जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ब्लैकी बोला, इस ड्रग्स को तो उस औरत ने बनाया था, तो यह ड्रग्स इस लड़की के पास कहाँ से आ गया? क्या यह लड़की उस औरत से कनेक्ट है या बात कुछ और है? लेकिन फिर अपने सर को झटककर वह भी वहां से चला गया। इधर अव्यांशी को एक बड़े से अंधेरे गोडाउन में लाकर शिक्कर से बांध दिया गया था। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया और अव्यांशी को देखते हुए बोला, इसे जल्दी से उठाओ और इससे पूछो कि वह ड्रग्स कहाँ है, नहीं तो साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वह आदमी जल्दी से जाकर पानी लेकर आता है और अव्यांशी के फेस पर मार देता है, जिससे अव्यांशी होश में आती है। उसके होश में आते ही वह आदमी अव्यांशी के बालों को पकड़कर बोला, यह लड़की जल्दी बताओ ड्रग्स कहाँ पर है। तब जाकर अव्यांशी उस इंसान को देखती हैं, जो कि करीब 40 साल का होगा, देखने में काला था। तभी वह फिर से उसके गालों पर एक थप्पड़ मारते हुए बोला, बताना जल्दी ड्रग्स कहाँ है और घूर क्यों रही है। तो अव्यांशी बोली, मुझे नहीं पता कौन से ड्रग्स के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो। तो वह आदमी फिर से उसके गालों पर थप्पड़ मारते हुए बोला, बताएगी जल्दी, चल जल्दी बता, और फिर जोर जोर से उसको थप्पड़ मारने लगा। तो अव्यांशी फिर से बोली, आप लोग जो मांग रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानती आप लोग कौन से ड्रग्स के बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वह आदमी हंसते हुए बोला, जब तक तू नहीं बताएगी कि वह ड्रग्स कहाँ है तब तक तुझे टॉर्चर किया जाएगा।
और फिर घूर कर अपने दूसरे आदमी से बोला, जब तक यह लड़की अपना मुंह नहीं खोलती तब तक इसके ऊपर कोरे बरसाओ। वही उसकी बात सुनकर एक आदमी अपने हाथ में कोरे को लेकर आया। तभी वहां पर एक चटाक की आवाज गूंजी, क्योंकि वह गार्ड ने अव्यांशी के शरीर पर कोरे बरसाना शुरू कर दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसके इतने कोरे बरसाने के बाद भी अव्यांशी के मुंह से चीखें नहीं निकल रही थी। इधर वो ड्राइवर जो कि अव्यांशी को सेंटर से लेकर आ रहा था, उसे होश आ चुका था और वह राठौर मेंशन पहुंच चुका था। वह जैसे ही हाल में पहुंचा, उसने देखा कि वीरेंद्र दादाजी वहीं पर बैठकर अव्यांशी का वेट कर रहे थे। तो वह ड्राइवर जल्दी से वीरेंद्र दादाजी के पास गया और उनके पैरों को पकड़कर बोला, मालिक माफ कीजिए। वही जब दादाजी उस ड्राइवर को ऐसे देखते हैं तो जल्दी से उसे उठाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तो वह ड्राइवर जल्दी से बोला, मलिक वो अव्यांशी मैडम को किसी ने उठा लिया। वही अब तक सारे लोग वहां पर आ चुके थे और सब ने ड्राइवर की बात सुन ली थी। तभी विहान जो कि अभी कुछ देर पहले ही मेंशन पहुंचा था, वह आगे आया और बोला, क्या हुआ बच्चा को? तो ड्राइवर ने सारी बात उन लोगों को बता दी। वहीं उनकी बात सुनकर विवान जल्दी में किसी को कॉल लगाया और बोला, भाई जल्दी आइए, घर पर बच्चा को किसी ने किडनैप कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आया, 10 घंटे के अंदर इंडिया पहुंचूंगा क्योंकि अभी आउट ऑफ कंट्री हो, तब तक तुम सारे आदमियों को बच्चा को ढूंढने के काम में लगा दो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो। और फिर फोन काट दिया। इधर यह खबर रुद्राक्ष और आदित्य के पास में पहुंच चुका था, क्योंकि विहान ने उन्हें भी कॉल करके बता दिया था कि अव्यांशी किडनैप हो चुकी है। इधर गोडाउन में गार्ड मार मार के अव्यांशी की हालत खराब कर चुके थे, लेकिन अव्यांशी के मुंह से एक भी चीखें नहीं निकल रही थी। तभी वह आदमी बोला, एक काम करो, आधे घंटे पर इसे मारते रहो जब तक यह नहीं बता दे कि वह ड्रग्स कहाँ है। सिसोदिया विला। अब तक गेम स्टार्ट हो चुका था और रोहन के पास 2 बार बोतल आ चुका था और बाकी सबके पास एक एक बार आया था। तभी एक बार फिर से बोतल घुमाया गया और इस बार भी बोतल रोहन के पास आया। तो एक लड़की बोली, क्या बात है रोहन, आज तो तू बड़ा मजा करेगा। और उसकी ये बात पर सब हंसने लगे। तभी एक लड़का बोला, चल रोहन तू अब हट, तू आउट हो चुका है। तो रोहन भी वहां से उठ सोफे पर बैठकर। तो एक लड़का उस लड़की से पूछा, ट्रूथ या डेयर? तो वह लड़की बोली, डेयर। तो वह लड़का बोला, चल एक काम कर, तू जाकर अंकेश को लिप्स टू लिप्स कर, वह भी उसके गोदी में बैठकर। तो वह लड़की जल्दी से उठी और जाकर अंकेश के गोद में बैठ गई और अपने होठों को अंकेश के होठों से मिलाकर पैशनेट किस करने लगी। वही अब अंकेश भी उस किस में साथ देने लगा, जिससे सभी लोग जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वही वह दोनों तब अलग हुए जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। तो गेम फिर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके यह गेम अपने पिक पर पहुंच गया, जहां पर सारे लोग का अब 2-2 बार बोतल मिल चुका था। तभी एक लास्ट बार फिर से बोतल घुमा और वह बोतल जाकर सोनल के ऊपर रुक गया। वही यह देखकर रोहन खुशी के मारे सोफे से उठ गया और बोला, अच्छा हुआ कि सोनम पे बोतल रुका, वरना मेरा क्या होता। तभी एक लड़का बोला, सोनम और रोहन तुम लोग आज के विनर, और तुम दोनों का रूम 2nd फ्लोर पर रेडी है, तो जाकर एंजॉय करो। तो सोनल अंकेश की ओर देखते हुए उठी और रोहन के साथ 2nd फ्लोर के रूम में चली गई। इधर रूम में आते हैं उसकी नज़र उस रूम की डेकोरेशन पर गई, जहां पर सब कुछ एक न्यूली कपल के लिए तैयार किया गया था। तभी रोहन उसके पास आया और अपने होठों को उसके होठ पर रख दिया और अपने हाथ से सोनम के सारे कपड़ों को उतारने लगा। कुछ ही देर में सोनम के सारे कपड़े फ्लोर पर गिरे हुए थे। वहीं जब दोनों के सांस फूलने लगे तो वो अलग हुए। तब जाकर रोहन सोनल के पूरे बॉडी को देखा है, जिसे देखते ही उसे अपने अंदर गर्मी फील होने लगा और वह जल्दी से अपने कपड़ों को भी निकालकर फेंक देता है और उसके बाद सोनम को वही बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर जाकर सोनम के पूरे बॉडी को किस करने लगता है
और थोड़ी ही देर में वहां पर सोनम की आहें और सिसकियां भरी आवाज सुनाई देने लगी। 2 घंटे बाद जब वो दोनों सेटिस्फाइड हो गए तो रोहन सोनल के ऊपर से हटते हुए बोला, अपने कपड़ों को पहनो और नीचे चलो। वहीं हाल में अब तक अंकेश के सारे दोस्त चले जा चुके थे, वहां सिर्फ अंकेश अकेला ही हाल में बैठा वाइन पी रहा था। तभी वहां पर रोहन और सोनम आ जाते हैं। रोहन आते ही अंकेश से बोला, यार मुझे अब चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, और उसके बाद वहां से निकल गया। रोहन के जाने के बाद सोनम जाकर अंकेश के गोदी में बैठकर बोली, नाराज हो मुझसे? तो अंकेश बोला, ये गेम था, अगर तुम्हारे बदले मैं भी रहता तो मैं भी यही करता, तो मैं तुमसे नाराज क्यों रहूंगा। वही अंकेश की इस बात पर सोनम उसके होठों पर होंठ रख किस करने लगी और थोड़ी ही देर में वहां पर सोनम और अंकेश का कपड़ा नीचे फर्श पर गिरा हुआ था और अंकेश सोनल के ऊपर अपना करतूत कर रहा था। इधर सारे राठौर और खुराना के गार्ड्स अव्यांशी को ढूंढने में लग गए चुके थे, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली थी। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था अव्यांशी के किडनैपिंग के पीछे। अभी तक कबीर राठौर भी इंडिया पहुंच चुका था। वह अभी खुराना मेंशन के अंदर रुद्राक्ष के स्टडी रूम में था, जहां पर आदित्य भी था। तभी कबीर बोला, ऐसे कैसे बच्चा किडनैप हो गई? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि राठौर के प्रिंसेस को किडनैप कर सके, क्योंकि सब जानते हैं अगर उसे किडनैप किया तो राठौर के साथ साथ खुराना भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आदित्य बोला, वह जरूर कोई पावरफुल इंसान होगा जो हमसे टकराने की भी हिम्मत रखता होगा। और फिर वह दोनों रुद्राक्ष की तरफ देखने लगे जैसे वह कुछ बताएगा। तभी रुद्राक्ष बोला, वह सिर्फ पावरफुल ही नहीं खतरनाक भी है, उन्हें किसी को भी मौत के घाट उतारने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। वही रुद्राक्ष की ऐसी बात सुनकर कबीर बोला, आखिर कौन है वह वो? तो रुद्राक्ष बोला, ब्लैकी ग्रुप। वही यह नाम सुनकर आदित्य और कबीर भी चौंक गए। अभी आदित्य बोला, लेकिन ब्लैकी ग्रुप अव्यांशी को किडनैप क्यों करेगा? आखिर उसकी दुश्मनी अव्यांशी से कैसे और क्यों हुई? तो रुद्राक्ष कुछ नहीं बोला। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त निकालता गया, लेकिन अभी तक किसी को भी ब्लैकी ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं पता चला। अब पूरे 6 दिन हो चुके थे अव्यांशी को किडनैप हुए। तब जाकर रुद्राक्ष को कहीं से अव्यांशी का लोकेशन मिला, जिससे वह जल्दी से वहां के लिए निकल गया। इधर गोडाउन में अब तक गार्ड्स अव्यांशी को चाबुक से मार मार कर अभियंशी को एक जिंदा लाश बना दिया था, जिसमें सिर्फ सांसें ही चल रही थी, क्योंकि वह जब जब चाबुक मारते उसके बाद वो नमक और मिर्च भी अव्यांशी के कपड़ों पर छिड़क देते हैं, ताकि उसको दर्द ज्यादा हो और जल्दी से बता दे कि ड्रग्स कहाँ पर है। लेकिन अव्यांशी से इन लोगों को ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। तभी गोदाम का गेट खुला और एक 30 साल का लड़का अंदर आया और जाकर अव्यांशी के सामने खड़ा हो गया और बोला, इसे खोलो और मेरे सामने लाओ। तो गार्ड्स जाकर अव्यांशी को खोलकर घसीटते हुए उस आदमी के सामने लेकर आए और बोले, साहब, हमने इसे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी इसने अपना मुंह नहीं खोला। तभी वह लड़का अव्यांशी को एक थप्पड़ मारते हुए बोला, सोचा था तुझसे सिर्फ ड्रग्स के बारे में जानकर छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे तो इस ब्लैकी की कीमत ही नहीं पता चला। जी हाँ, जो यह लड़का अंदर आया था यह कोई और नहीं ब्लैकी ही था। वही ब्लैकी नाम सुनकर जो अव्यांशी अब तक सिर नीचे झुकाए बैठी हुई थी, वह अपने सर को ऊपर करती है और एक झटके से ब्लैकी के सर को पकड़ जमीन पर मारती है, जिससे ब्लैकी के सर से खून बहने लगता है। और वही उसके खून को देखकर अव्यांशी जोर जोर से हंसते हुए ब्लैकी के खून को हाथ में लेकर अपने सर को घुमाते हुए साइको वे में बोली, पता है तुम सबको, मैं इस कहानी में एक अच्छी लड़की बनना चाहती थी, विलन नहीं। लेकिन लगता है किसी को भी मेरा यह शराफत पसंद नहीं आया, इसलिए सब मुझे विलनस बनने पर मजबूर कर रहे हैं। और फिर वह वहां से खड़ी हुई और अपने हाथों को फैलाते हुए बोली, बहुत बन गई एक अच्छी लड़की,
अब मैं बनूंगी विलेनेस। अब पूरी दुनिया एक विलेनेस का तांडव देखेगी। और फिर जोर जोर से हाँ 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 करके हंसने लगी।